हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं VBU। एक सेकेंड, हम कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, VBU का जो कि पेपर आता है एक MDC पेपर, जो कि सारा सेमेस्टर आने की सेमेस्टर 1 से लेकर 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों सेमेस्टर में एक ही सिलेबस रहता है, समझे ना। तो MDC पेपर में भी कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री। इस चैप्टर से जो नहीं, सॉरी, इस पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक सीरीज के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, समझे ना। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है। समझे कि आप जितने भी सीरीज में करवाया जा रहा है क्वेश्चन, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप उतना अटेंड कर लेते हैं तो समझे कुछ से बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा, समझे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और मैं बता दूं कि अगर अभी तक इस सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए तो पहले तो आप लोग लाइक करके जरूर से जरूर लाइक करें, समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रभावों का वर्णन करें। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह कहें या फिर क्रांति कहें, तो इस क्रांति के तहत कौन सा मतलब कि प्रभाव हुए थे, कौन कौन से इफेक्ट हुए थे, कौन कौन से सुधार हुए थे, कौन कौन से परिवर्तन हुए थे। तो सारे पॉइंट को आज की इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट बना बना कर लिखा गया है, उसी तरह से आप लोग आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर को हम देखते हैं। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रभाव व्यापक और दूरगामी थे। इस विद्रोह ने भारतीय राजनीतिक, प्रशासन और ब्रिटिश नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसके प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर किया जा सकता है। यानी कि जो 1857 का जो क्रांति हुआ था, बहुत ही ज्यादा प्रभाव और व्यापक रहा। यानी कि बहुत ही इसका जो प्रभाव था वो बहुत ही व्यापक था, दूरगामी था। दूरगामी कहने का मतलब कि बहुत ही अलग अलग जगह पे ये फैल गया था। इस विद्रोह ने भारतीय समाज, कौन कौन से ये जो विद्रोह था वो भारत के समाज पर, राजनीतिक पर, प्रशासन पर और ब्रिटिश नीतियों पर बहुत ही ज्यादा अधिक प्रभाव डाला था, महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। जो कि कौन कौन से बिंदुओं में प्रभाव डाला था, तो उन सारे बिंदुओं को हम नीचे देख लेंगे। जो कि आता है फर्स्ट में, आता है पॉइंट नंबर 1 में। अगर हम देखते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। आप लोग देखते होंगे कि ब्रिटिश सरकार जो कि भारत पर डायरेक्ट शासन नहीं करता था, एक कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी। यह समझिए कि भारत पर आया था व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे इसका जो ब्रांच है वो फैलता गया, समझे ना। और इस कारण से समझिए कि इसका फैलते 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 ये समझिए कि भारत में अपना एक सैनिक बना लिया। फिर से भारत में अपना सैनिक बना लिया, उसके साथ उसमें समझिए कि भारत के भी लोग शामिल थे, प्लस में ब्रिटिश के भी लोग शामिल थे। हमने तो बहुत सारे ऐसे ऐसे इसमें पॉइंट था। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उस लेक्चर को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर में हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो थोड़ा सा जल्दी करते हुए हम लोग निकलते हैं, क्योंकि यार इस विद्रोह का प्रभाव आप लोग मेन मोटिव है, इसका प्रभाव क्या क्या हुआ था 1857 का क्रांति का, तो उसको हम लोग देखते हैं। पॉइंट से थोड़ा सा हटेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर लेक्चर नहीं देखेंगे तो शायद आपको दिक्कत हो सकता है। या फिर मैं तो प्रयास करूंगा कि आपको एक कटी भी दिक्कत ना हो, आपका कंप्लीट यहाँ पे क्लियर होते जाए कॉन्सेप्ट, समझे। तो देखिए इसका, देखिए हम क्या लिखेंगे इस पॉइंट में। तो विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश काउंसिल के अधीन कर दिया। यह भारत ने ब्रिटिश शासन के एक नए युग की शुरुआत थी। यानी कि क्या हुआ, तो जब 1857 का क्रांति हुआ तो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर शासन कर रही थी, तो 1857 का क्रांति हुआ, बहुत ही ज्यादा व्यापक मात्रा में यहाँ पे हिंसा हुआ। तो इस कारण से क्या हुआ, बहुत सारे विद्रोह भी हुए, बहुत सारे लोगों का जान भी चला गया इस विद्रोह में, बहुत सारे नेता लोग का, समझे ना। मतलब जो निर्देशक करते थे, जो दिशा निर्देश देते थे भारत की तरफ से, या फिर ब्रिटिश सैनिकों को भी बहुत ही ज्यादा खदेड़ा गया यहाँ पे भारत में। तो यहाँ पे बहुत सारे वैसे वैसे बहुत सारे कार्य किए गए। तो इस कारण से समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, और इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अंत कर दिया गया, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। और जो कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी पहले शासन करता था भारत पर, लेकिन अब क्या किया गया, तो ब्रिटिश जो कि अपने अब मतलब कि ब्रिटिश सरकार है वो जो कि भारत पर अब शासन करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन नहीं करेगी, ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो शासन भारत पर करेगी। तो ये एक बदलाव हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 2 को आप ध्यानपूर्वक देखिए क्या बोला जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, ब्रिटिश शासन का पुनर्संरचना, जो कि ब्रिटिश शासन जो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बहुत सारे नियम कानून वगैरह बनाए थे, उस पर समझिए कि फिर से बहुत सारे बदलाव किए गए।
समझे ना। बहुत सारे पद का नाम चेंज किया गया, शासन करने का तरीका में बदलाव किया गया, समझे। तो उसमें से देखते हैं मेन मेन पॉइंट को। तो फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की पदवी को वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया और वायसराय को भारत में ब्रिटिश काउंसिल का प्रतिनिधित्व बनाया गया। यानी कि समझिए कि जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, तो पहले क्या होते थे, तो गवर्नर जनरल होते थे। तो उस पदवी को समाप्त कर क्या किया गया, उस पदवी को बदल कर क्या किया गया, तो वायसराय में परिवर्तन कर दिया गया। और वायसराय क्या करते थे, वायसराय का जो कार्य होता था कि ब्रिटिश काउंसिल का प्रतिनिधित्व करता था भारत में आकर, समझे ना। मतलब कि कोई भी अगर नियम कानून वगैरह लागू करवाना है तो समझिए कि वायसराय ही करते। वायसराय कहने का मतलब अब एक सामान्य भाषा में समझ लीजिए ना, कि एक मंत्री समझ लीजिए, जो कि इसका राजा कोई और है, मंत्री वहां पे आकर शासन कर रहा है, मतलब कि राजा के इशारों पर ये चल रहा है वायसराय। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी भाषा में समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 2, इंडियन सिविल सर्विस जो कि अभी यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। प्रशासनिक सुधार के तहत भारतीय सिविल सेवा के अधीन ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति की गई और भारतीयों के लिए प्रवेश कठिन बना दिया गया। यानी कि जो कि यूपीएससी उस टाइम हुआ करता था, जो कि पहले यूपीएससी नहीं कहते थे, उस टाइम कहते थे इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था। तो उस टाइम बड़े बड़े इसमें इस एग्जाम के तहत बड़े बड़े अधिकारियों की अधिकारियों का नियुक्ति किया जाता था। तो इसमें समझिए कि ब्रिटिश के लोगों को ही ज्यादा मतलब कि प्राथमिकता दिया जाता था, ब्रिटिश के लोगों को इसमें आसानी से नियुक्ति हो जाता था। लेकिन अगर भारतीय चाहे कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर हम एक अच्छे पदवी को पाए, तो इसको बहुत ही कठिन नियम बना दिया गया था, समझे ना, कि ताकि भारत के लोग इसमें शामिल ना हो सके। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर आ जाता है 3, सैन्य सुधार। अब सैन्य में कौन कौन से सुधार हुए थे, इसमें आ जाता है फर्स्ट पॉइंट, सैनिक संरचना में बदलाव। भारतीय सैनिक की संरचना में बदलाव किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। महत्वपूर्ण पदों में केवल ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति किया गया। यानी कि जो कि भारतीय सैनिकों में सैनिकों की संरचना में क्या बदलाव हुआ, तो जो कि भारत के लोग जो सैनिक में थे उसकी जनसंख्या कम कर दी गई। और दूसरा बात है कि ब्रिटिश के लोगों को इसमें ज्यादा प्राथमिकता देने लगे, कि सैनिक में अगर लेना है तो ब्रिटिश के लोगों की ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। उनके मतलब ब्रिटिश के लोग इसमें ज्यादा सैनिक रहेंगे, समझे ना। और जो भारत के लोग रहेंगे उसमें सैनिक समझे कि नग्न के बराबर कर दिया गया था, समझे। और कुछ थे भी, तो उसमें भी बहुत ही अलग अलग तरह का नीति यहाँ पे अपनाया गया था। तो उसको भी हम लोग देखेंगे इसी सेशन में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है सामाजिक और धार्मिक संतुलन। भारतीय सैनिकों के भर्ती में क्षेत्रीय और सांप्रदायिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया, ताकि भविष्य में किसी विशेष समुदाय के सैनिक एक साथ विद्रोह ना कर सके। यानी कि कहने का मतलब कि भारतीय जो सैनिक थे उनके भर्ती में क्षेत्रीय और सांप्रदायिक संतुलन बनाए रखते हुए प्रयास किया गया। यानी कि कोई ऐसा कदम ना उठाया जब ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो कि सैनिक मतलब कि बड़े पैमाने पर विद्रोह करें। आप लोग देखे होंगे 1857 की क्रांति, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप वहां पे देखे होंगे कि जो 1857 क्रांति का जो एक होता है ना कि आग लगाना, मतलब किसी चीज के बारे में, तो यहाँ पे सैनिक ने ही सबसे पहला यहाँ पे कदम उठाया था। तो इस बात को ध्यान रखते हुए समझे कि उनके कोई धर्म के प्रति या फिर कोई समुदाय के प्रति ऐसा कदम ना उठा दिया जाए ब्रिटिश साम्राज्य के तहत, जो कि फिर से वहां पे सैनिक जो कि थे वो फिर से विद्रोह पर उतारू हो जाए, समझे ना। तो इस बात पर भी ध्यान दिया गया, समझे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर आता है 4, सामाजिक और आर्थिक नीतियों में बदलाव। सामाजिक और आर्थिक नीतियों में बदलाव, इस पॉइंट में अगर आप बड़े से डील करेंगे तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप करने से बचने की नीति अपनाई। उन्होंने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं की सम्मान किया करने और सामाजिक सुधारों की धीमी गति से लागू करने की दिशा में कदम उठाया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश सरकार थे वो जो भारत के धर्म के बारे में, मतलब कि धर्म में अगर उसका कुछ, अगर किसी हिंदू का अगर धर्म में है कि हमको ये चीज करने का मन है कि ये चीज हमारे धर्म में किया जाता है, ये चीज गलत है, तो उस पर समझिए कि ब्रिटिश सरकार था वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। हस्तक्षेप करने से मतलब कि बचने लगा, मतलब कि भाई तुम जिस प्रकार का तुम्हारा धर्म है, अगर धर्म में जैसे 1857 का अगर क्रांति आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें एक ये भी पॉइंट बना था होने का, मतलब कि इसका उद्गार होने का, कि क्या किया गया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारतूस था उसमें गाय और सुअर का चमड़ा उसमें मिला दिया गया था।
तो गाय का चमड़ा समझिए कि हिंदुओं के लिए एक गाय माता के समान होता है। तो और उसको काट कर ही मतलब कि चमड़ा को जब तक नहीं काटा जाता था तब तक वो बंदूक चलता नहीं था। तो समझिए कि उसको बार बार दांत से काटना पड़ता था। तो समझिए कि हिंदू लोगों के लिए भी और मुस्लिम लोगों के लिए भी, जो कि मुसलमान लोगों के लिए भी धर्म के प्रति समझिए कि एक भावना ये उत्पन्न होता था कि मेरा धर्म में ये चीज करना मना है, और यहाँ पे ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो हमसे जबरन करवा रहा है। तो इस प्रकार का जो नियम कानून वगैरह, इससे मतलब कि इस सब नियम कानून बनाने में ये सब बचने लगे हैं अब, समझे ना, इस क्रांति के बाद। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 5, जमींदारी प्रथा की सुदृढ़ता। विद्रोह के दौरान जमींदारों की भूमिका को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों प्रथा की सुदृढ़ किया और जमींदारों को अपना समर्थक बनाने की कोशिश की। इससे ग्रामीण इलाकों में ब्रिटिश शासकों की मजबूती का आधार मिला। यानी कि जब 1857 का क्रांति हुआ था, उस टाइम में जमींदारों का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने देख लिया कि भाई जमींदार को भी अपने साथ रखना पड़ेगा, तभी हम भारत पर शासन अपना अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला सकेंगे। तो अब इन सब का जो प्राथमिक कार्य हो गया कि जो जितने भी जमींदार हैं भारत के, उन सारे जमींदार को अपने फेवर में लाना, और फेवर में लाने के बाद समझिए कि उनको जो ग्रामीण इलाके में एक समझिए कि उनका जो शासन है वो एक मजबूत बन गया, समझे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर आ जाता है 6, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। इसमें पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दी और भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा प्रदान की। यह विद्रोह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नींव बना। आने वाले दशकों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। अब देखिए इस पॉइंट को अगर समझा जाए अच्छे पूर्वक, तो 1857 का क्रांति हुआ। तो 1857 का क्रांति हुआ, बहुत सारे इसमें भारत के लोगों को भी नुकसान हुआ, ब्रिटिश को भी नुकसान हुआ, बहुत ही ज्यादा। तो भारत के लोग जब समझे ना कि अगर हम इस प्रकार का क्रांति अगर भविष्य में करते हैं, तो जो हमारा जो भारत है अभी फिलहाल ब्रिटिशों के अधीन में है, तो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जा सकता है, समझे ना। तो इस प्रकार को जो सोच है, वो भावना है, जो कि राष्ट्रवाद की भावना है, वो धीरे धीरे भारत के लोगों के अंदर में उदय होने लगा। उदय होने लगना मतलब कि समझिए कि जागरूक हो गए कि हम लोग भविष्य में इस प्रकार का आंदोलन अगर हम करते हैं तो मेरा एक जो कि भारत है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने में लेट नहीं लगेगा, समझे। तो ये एक प्रेरणा का स्रोत भी बनता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के लिए, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7, पॉइंट नंबर आ जाता है 7, भारतीय समाज में जागृति। अगर इस पॉइंट को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो विद्रोह ने भारतीयों में एक नई राजनीतिक जागरूकता और चेतना को जन्म दिया। भारतीय समाज ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह संतोष और स्वतंत्रता की आकांक्षा बढ़ गई। विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक और सामाजिक संगठन बनाए गए। राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, समझे ना। राष्ट्रीय भावना का विकास भी हुआ और बहुत सारे इस विद्रोह के माध्यम से बहुत सारे जागरूक फैलाए गए, राजनीतिक जागरूक फैलाए गए, चेतना का जन्म हुआ। समझे भारतीय समाज में ब्रिटिश शासक के खिलाफ भी यह संतोष की भावना, जो स्वतंत्र की अपेक्षा करते थे कि जो कि मेरा भारत एक स्वतंत्र हो, ये सारे भी अपेक्षा जो कि बढ़ते गए और विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों बने, मतलब बहुत सारे ऐसे संगठन बने जो कि भारत को स्वतंत्र करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। तो ऐसे सारे संगठन में भी 1857 की क्रांति के बाद ही बनना स्टार्ट हो चुका था। इस कारण से राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ भारत के लोगों के हृदय में, समझे। अब चलिए इसका निष्कर्ष को हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष को हम किस प्रकार से लिखेंगे अपने आंसर शीट में। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं तो निष्कर्ष लिखना आपको लिए कंपलसरी हो जाता है। तो देखिए इसका निष्कर्ष हम लिखेंगे, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटक थी, जिसने भारतीय समाज, राजनीतिक और प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला। इस विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया और ब्रिटिश शासन के नीतियों और संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। विद्रोह के प्रभाव से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नींव रखा, भविष्य में संघर्षों के लिए मार्ग का प्रशस्त किया गया। यानी कि अगर इस पॉइंट को अगर निष्कर्ष को अच्छे पूर्वक समझा जाए तो जो 1857 का जो विद्रोह था वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन जाता है, समझे ना। क्योंकि इस विद्रोह के कारण से ही समझिए कि
भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। ये इस प्रकार का एक सोच है ना, सो इस क्रांति के बाद ही आ गया था वहां के भारत के लोगों के पास कि अगर हम विद्रोह करते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अगर विद्रोह करते हैं तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है। इस प्रकार का भावना का भी मतलब कि भारत के लोगों के मन में विकसित हुआ। बहुत सारे राजनेता मतलब कि बहुत सारे जो कि नेताएं थे वो अब उभर कर आए, समझे। बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम जो कि संगठन बनाए गए, बहुत सारे जो कि स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र करने में बहुत ही ज्यादा मतलब सहयोग किए, समझे। तो चलिए यहीं तक हम इसको देखते हैं, डब करते हैं इस सेशन को और नेक्स्ट में आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्लास हो जाएगा। देखिए बहुत सारा आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जा चुका है, सारा आपका पीपीटी यहाँ पे तैयार किया जा चुका है, समझे ना। तो इस क्वेश्चन के बाद बहुत ही जल्द नेक्स्ट आपका भी सेशन स्टार्ट हो जाए, नेक्स्ट सेशन का क्वेश्चन भी आ जाएगा, समझे। आप लोग क्या करते हैं, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, समझे, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट मिले। आप लोग लाइक करते हैं तो समझे कि हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होता है और उस ऊर्जा के तहत ही समझे कि हम लोग आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही मेहनत लगता है इस तरह का पीपीटी वगैरह बनाना और आपको अच्छे तरीके से समझाना। तो थोड़ा मेरा भी मेहनत को समझते हुए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।